गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। कांग्रेस आला कमान के फार्मूले को DK शिव कुमार ने किया खारिज, फंस गया पेच। जी हां दोस्तों, कर्नाटक का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस सवाल को लेकर कांग्रेस पार्टी में मंथन जारी है। इसी बीच सूत्रों के मुताबिक कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष DK शिव कुमार ने पार्टी को बड़ा झटका देते हुए कांग्रेस आलाकमान के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। दरअसल दोस्तों, पार्टी आलाकमान ने प्रस्ताव दिया था कि पहले 2 साल सिद्धारमैया मुख्यमंत्री रहेंगे और बाकी के 3 साल DK शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। केंद्र से कर्नाटक पहुंचे पर्यवेक्षक ने शिव कुमार को यह प्रस्ताव दिया था, लेकिन शिव कुमार ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। शिव कुमार द्वारा मिले झटके के बाद पार्टी अब मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री व पार्टी अध्यक्ष के फार्मूले पर विचार कर रही है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री बनाकर उप मुख्यमंत्री का पद DK शिव कुमार को दे सकती है। साथ ही शिव कुमार को पार्टी अध्यक्ष के पद पर भी बनाए रख सकती है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। पहलवानों का ऐलान, समर्थन के लिए विदेशी ओलंपियन से भी करेंगे संपर्क। जी हां दोस्तों, भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कथित यौन शोषण के आरोपों को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर खिलाड़ियों का प्रदर्शन जारी है। पहलवानों ने एक मोबाइल नंबर पर मिस्ड कॉल कर सहयोग देने की भी अपील की है। साक्षी मलिक ने कहा है कि हम अपने समर्थन के लिए विदेशी ओलंपियंस के भी संपर्क कर रहे हैं। विनेश फोगट ने कहा कि हम लोगों से मिलकर बताएंगे कि हम किन हालातों से गुजर रहे हैं, हम लोगों से समर्थन मांगेंगे। उन्होंने कहा कि हम 21 तारीख के बाद बड़ा फैसला लेंगे। चंद्रशेखर ने कहा कि हमें जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम लड़ते रहेंगे। उन्होंने कहा कि कोई अनजान व्यक्ति आ रहा है और हमारा पीछा कर रहा है। कुछ महिलाएं आ रही है जिन्हें हम नहीं जानते। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। हाईकोर्ट ने जमानत देने से इनकार किया तो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे सत्येंद्र जैन, 1 साल से हैं जेल में बंद। जी हां दोस्तों, दिल्ली के पूर्व कैबिनेट मंत्री और आम आदमी पार्टी के विधायक सत्येंद्र जैन ने एक बार फिर जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के चलते करीब 1 साल से जेल में बंद जैन को हाईकोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने अब सर्वोच्च न्यायालय जाने का फैसला किया। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने जैन की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि वह प्रभावशाली व्यक्ति है और वह गवाहों तथा सबूतों को प्रभावित कर सकते हैं। हाईकोर्ट ने जमानत देने से इनकार करते हुए कहा था कि वर्तमान अदालत इन कार्रवाइयों की वैधता में नहीं जा सकती। तथ्य बताते हैं कि कुछ आय से अधिक संपत्तियों की जानकारी छिपाई गई थी। अदालत को प्रथम दृष्टया मामले को देखना होगा। व्यापक संभावनाएं इंगित करती है कि उनसे जुड़ी कंपनियां खुद उनके द्वारा नियंत्रित और प्रतिबंधित की जा रही है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को संगरूर कोर्ट का नोटिस, 100 करोड़ के मानहानि केस में 10 जुलाई को पेशी, बजरंग दल को देश विरोधी बताया था। जी हां दोस्तों, सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है, इस बयान से जुड़े मानहानि केस में राहुल गांधी लोकसभा की सदस्यता गंवा चुके हैं। राहुल के बाद अब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी बजरंग दल को देश विरोधी ताकतों जैसा बताने पर मानहानि के एक ऐसे ही मामले में फंस गए हैं। पंजाब की संगरूर कोर्ट ने सोमवार को उन्हें 100 करोड़ के मानहानि केस में जारी किया है। संगरूर की सिविल जज रमनदीप कौर की कोर्ट ने खड़गे को 10 जुलाई को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया। कोर्ट ने यह आदेश हिंदू सुरक्षा परिषद और बजरंग दल हिंद के फाउंडर हितेश भारद्वाज की याचिका पर दिया है। दोस्तों, कोर्ट में दायर पिटीशन में हितेश भारद्वाज ने कहा कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने बजरंग दल की तुलना देश विरोधी ताकतों से की। हितेश के मुताबिक खड़गे ने कहा था कि जब भी कांग्रेस की सरकार आती है तो बजरंग दल और इस जैसे दूसरे देश विरोधी संगठन समाज में नफरत फैलाते हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। ममता बनर्जी ने तैयार किया 2024 का रोड मैप, कांग्रेस को 200 सीटों पर समर्थन देने को हुई राजी। जी हां दोस्तों, कर्नाटक में जीत के बाद अब कांग्रेस पार्टी को ममता बनर्जी ने समर्थन देने की बात कही है। ममता बनर्जी का कहना है कि TMC उन राज्यों में कांग्रेस का समर्थन करने को तैयार है जहां वे मजबूत हैं। इसके अलावा ममता ने कहा कि कांग्रेस को बंगाल जैसे राज्यों में TMC की मदद करनी होगी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, TMC प्रमुख ममता बनर्जी 2024 के बाद चुनाव का फार्मूला तय करने के लिए सभी विपक्षी दलों के बीच बातचीत शुरू करना चाहती है। राज्य सचिवालय नंबन्ना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मैं कोई जादूगर नहीं हूं, न ही ज्योतिषी हूं। मैं नहीं कह सकती कि भविष्य में क्या होगा, लेकिन मैं आपको एक बात बता सकती हूं, जहां क्षेत्रीय पार्टी मजबूत है वहां बीजेपी नहीं लड़ सकती है और जहां लोग निराश हैं वहां भी कर्नाटक में डाला गया वोट बीजेपी सरकार के खिलाफ एक जनादेश है। इसके बाद दोस्तों,
दोस्तों अगली बड़ी खबर, बिहार में जन स्वराज पद यात्रा पर लगा ब्रेक। प्रशांत किशोर ने बताई वजह, बोले 11 जून से फिर शुरू होगी यात्रा। जी हां दोस्तों, चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर की जन स्वराज पद यात्रा उनके स्वास्थ्य कारणों से स्थगित कर दी गई। अब यह यात्रा 11 जून से पुराने स्वरूप में शुरू होगी। इसकी जानकारी प्रशांत किशोर ने ही मीडिया को दी। उन्होंने कहा कि पैरों में तकलीफ और स्वास्थ्य कारणों को लेकर कुछ समय यात्रा को रोक दिया गया है। यह यात्रा 2 अक्टूबर को शुरू हुई थी और अब तक जारी है। डॉक्टरों का कहना है कि बीते 6-7 महीनों से प्रशांत किशोर लगातार यात्रा कर रहे हैं और इससे उनके स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है। उन्हें कुछ आराम करना चाहिए, उसके बाद वे यात्रा फिर शुरू कर सकते हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, प्रशांत किशोर ने कहा कि जन स्वराज पद यात्रा 2 अक्टूबर 2022 से भीतिहरवा से शुरू हुई थी, जो कि 14 मई तक बिना रुके लगातार चल रही थी। अब यात्रा करीब 25 दिनों के लिए स्थगित की गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, थर्ड एम्पायर ही तय करेगा कैच हुआ है या नहीं। फील्ड एम्पायर नहीं देगा सॉफ्ट सिग्नल, WTC फाइनल से नियम बदलेगा। जी हां दोस्तों, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि ACC सॉफ्ट सिग्नल को खत्म करने जा रही है, यानी कि अब थर्ड एम्पायर ही तय करेगा कि कैच सही है या नहीं। इसकी शुरुआत भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 7 जून से इंग्लैंड के ओवल क्रिकेट ग्राउंड पर होने वाले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल से होगी। दोस्तों मैच के दौरान ग्राउंड एम्पायर अगर कोई कैच थर्ड एम्पायर के पास रेफर करता है तो उसे सॉफ्ट सिग्नल के जरिए यह बताना होता था कि उसकी अपनी राय क्या है। यानी कि ग्राउंड एम्पायर भले ही कैच को लेकर कंफ्यूज रहता हो, लेकिन उसे थर्ड एम्पायर को यह बताना होता था कि उसकी नज़र में डिसीजन आउट है या नॉट आउट। अब दोस्तों ग्राउंड एम्पायर ने सॉफ्ट सिग्नल में जो कहा उसे थर्ड एम्पायर तब तक नहीं बदल सकता जब तक उसके पास इसके लिए कंक्लूसिव एविडेंस यानी कि निर्णय करने लायक सबूत ना हो। यानी कि अगर थर्ड एम्पायर भी श्योर नहीं है तो कैच क्लीन है या नहीं, तो इस स्थिति में ग्राउंड एम्पायर के सॉफ्ट सिग्नल को ही फाइनल डिसीजन मान लिया जाता था, लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पंजाब में महंगी हुई बिजली, दाम प्रति यूनिट 80 पैसे तक बढ़े। CM मान बोले मुफ्त बिजली योजना पर असर नहीं। जी हां दोस्तों, जालंधर उपचुनाव की प्रक्रिया पूरी होते ही पंजाब विद्युत नियामक आयोग ने सूबे के लोगों को जोर का झटका दिया है। राज्य में घरेलू बिजली के दाम में प्रति यूनिट 80 पैसे तक का इजाफा करने के प्रस्ताव को नियामक आयोग ने मंजूरी दे दी और वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बिजली के नए टैरिफ चार्ज तय कर दिए हैं। नया टैरिफ 16 मई से लागू हो जाएगा। नए टैरिफ में घरेलू, व्यवसायी और औद्योगिक बिजली दरों में बढ़ोतरी के साथ साथ प्रति माह फिक्स चार्ज में भी वृद्धि की गई है। इसके चलते प्रति यूनिट बिजली की नई दरें सभी वर्गों को प्रभावित करेगी। इसी बीच मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ऐलान किया है कि बिजली के बड़े दाम राज्य सरकार की 600 यूनिट मुफ्त बिजली की योजना को प्रभावित नहीं करेंगे और इस मद पर बढ़ी हुई दरों का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अडानी हिंडनबर्ग मामले में सेबी का जवाब। सेबी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा 2016 से अडानी ग्रुप की जांच के सभी दावे तथ्यात्मक रूप से निराधार। जी हां दोस्तों, अडानी हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। इस दौरान सेबी ने एक एफिडेविट में सुप्रीम कोर्ट को बता दिया कि 2016 से अडानी ग्रुप की जांच के सभी दावे तथ्यात्मक रूप से निराधार हैं। सेबी की तरफ से दाखिल जवाब में कहा गया है कि ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स जारी करने के मामले में जांच पूरी करने के बाद कानूनी प्रोसेस के तहत एक्शन लिया जा चुका है। अडानी ग्रुप की कोई भी लिस्टेड कंपनी 2016 की इस जांच का हिस्सा नहीं है, जिसमें 51 भारतीय कंपनियां शामिल हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कर्नाटक की राह पर महाराष्ट्र में तैयार होगा फार्मूला। पवार और ठाकरे मिलकर 2024 में बीजेपी को देंगे चुनौती। जी हां दोस्तों, कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की करारी हार से विपक्षी दलों को उम्मीद की एक नई किरण नजर आने लगी है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP की महाराष्ट्र यूनिट के मुखिया जयंत पाटिल ने कहा कि कर्नाटक में बीजेपी की करारी हार महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के लिए उत्साहवर्धक है। हम छोटी पार्टियों के साथ मिलकर केंद्र में बीजेपी के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव में मिलकर चुनौती पेश करेंगे। दरअसल दोस्तों NCP प्रमुख शरद पवार के आवास सिल्वर ओक पर महाविकास आघाड़ी की बैठक हुई। इस बैठक के बाद पाटिल ने कहा कि हमारा गठबंधन सीट बंटवारे को लेकर एक फार्मूला तैयार करने जा रहा है, जिसे लोकसभा चुनाव और अगले साल के अंत में होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले तैयार कर लिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आर्यन खान को छोड़ने के लिए वानखेड़े ने मांगे थे 25 करोड़, बाद में 18 करोड़ में हुई डील। एनसीबी के पूर्व चीफ सहित 4 पर FIR।
जी हां दोस्तों, आर्यन खान ड्रग केस की जांच करने वाले एनसीबी यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पूर्व चीफ समीर वानखेड़े पर रिश्वत की डिमांड करने का आरोप लगा है। सीबीआई के गवाह केपी गोसावी ने कहा कि समीर ने क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान को न फंसाने के लिए शाहरुख खान से 25 करोड़ की रिश्वत मांगी थी, जिसके बाद खुद गोसावी ने 18 करोड़ में डील पक्की की थी। गोसावी ने 50 लाख रुपए कमीशन के तौर पर लिए थे। सीबीआई ने समीर के खिलाफ जो एफआईआर कराई है उसके मुताबिक पूर्व एनसीबी चीफ के इशारे पर गोसावी ने आर्यन खान मामले में 25 करोड़ की मांग की थी। इसके बदले भरोसा दिया गया कि आर्यन खान को ड्रग केस में नहीं फंसाया जाएगा। सीबीआई ने इस मामले में समीर वानखेड़े के अलावा एनसीबी के अधिकारी पीवी सिंह, आर्यन खान ड्रग्स मामले में तत्कालीन जांच अधिकारी आशीष रंजन, केपी गोसावी और उनके एक सहयोगी डिसूजा को आरोपी बनाया है। केपी गोसावी वही शख्स है जिसने एनसीबी की गिरफ्त में रहे आर्यन खान के साथ सेल्फी ली थी। एफआईआर में जो लिखा है उसके मुताबिक केपी गोसावी के पास आर्यन के साथ सेल्फी लेने और उनकी वॉइस रिकॉर्ड करने की आज़ादी थी। एफआईआर में लिखा है कि केपी गोसावी को आर्यन खान के पास ऐसे रखा गया था जैसे वो एनसीबी का कोई अधिकारी हो, जबकि वहां पहले से ही एनसीबी के अधिकारी तैनात थे। गोसावी को परमिशन थी कि वो आर्यन खान के साथ रह सकता है। उसे एनसीबी ऑफिस में भी आने जाने की परमिशन थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, म्यांमार में तबाही के बाद कमजोर हुआ मोका तूफान, हवा की रफ्तार घटकर 55 किलोमीटर प्रति घंटे हुई। भारत के पूर्वी राज्यों में बारिश की संभावना। जी हां दोस्तों, म्यांमार के तटीय इलाकों से टकराने के बाद मोका तूफान थोड़ा कमजोर हो गया है। हवा की रफ्तार घटकर 55 किलोमीटर प्रति घंटे हो गई है। अब इसका असर भारत में क्या होगा, इसको लेकर मौसम विभाग ने एक चेतावनी जारी की है। आईएमडी के मुताबिक मोका साइक्लोन के चलते देश के पूर्वी राज्यों त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर में तेज बारिश हो सकती है। वहीं मध्य प्रदेश और गुजरात में हीट वेव चलने की संभावना है। वहीं दोस्तों मौसम विभाग ने मोका तूफान को लेकर भारत में नई चेतावनी भी जारी की है। त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में बारिश की बात कही गई है। इसके अलावा नागालैंड, मणिपुर और दक्षिणी असम राज्यों में भी अगले 2 दिनों के लिए बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर दीजिए। लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 317 अंक चढ़कर 62,345 पर बंद। इसके 30 में से 23 शेयरों में बढ़त। जी हां दोस्तों, हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी कि सोमवार को शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 317 अंक चढ़कर 62,345 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं दोस्तों निफ्टी में भी 84 अंकों की तेजी रही और यह 18,398 पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 23 में तेजी और सिर्फ 7 में गिरावट देखने को मिली। वहीं दोस्तों आज रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 13 पैसे कमजोर होकर 82.31 रुपए पर बंद हुआ। दोस्तों रियल्टी सेक्टर 4.32% चढ़कर बंद हुआ। डीएलएफ के मजबूत तिमाही नतीजों ने सेक्टर को लीड किया और 7.36% चढ़कर यह बंद हुआ। निफ्टी 50 की बात करें तो दोस्तों निफ्टी 50 में आज टॉप गेनर्स में हीरो मोटोकॉर्प, टाटा मोटर्स और आईटीसी रहे, जबकि टॉप लूजर की बात करें तो टॉप लूजर में अडानी एंटरप्राइजेज, सिप्ला और बीपीसीएल रहे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सोना चांदी हुआ महंगा, जान लीजिए आज के ताज़ा भाव। जी हां दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से सोने चांदी के रेट में लगातार आ रही गिरावट पर ब्रेक लगा है। आज एक बार फिर सोने के दाम बढ़ गए हैं। जी हां दोस्तों, सोमवार को अगर आप सोने की खरीदारी की सोच रहे हैं तो सोने चांदी के लेटेस्ट रेट हम आपको बता देते हैं। दरअसल दोस्तों देश में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 0.46% यानी कि 280 रुपये बढ़कर 61,240 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है, जबकि 22 कैरेट की कीमत 56,090 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। वहीं दोस्तों अगर चांदी की बात करें तो आज चांदी की कीमत में भी महंगाई आई है। आज चांदी की कीमत 600 रुपये बढ़ गई है, यानी कि 0.83% चढ़कर चांदी 72,600 रुपये प्रति किलो हो गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गो फर्स्ट लीज विमान विवाद, किराए पर एयरक्राफ्ट देने वाली कंपनी वापस चाहती है अपने विमान, 22 मई को आ सकता है फैसला। जी हां दोस्तों, नेशनल कंपनी लॉ अपीलमेंट ट्रिब्यूनल यानी कि एनसीएलएटी ने गो फर्स्ट को लीज पर एयरक्राफ्ट देने वाली कंपनियों द्वारा दायर याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। एनसीएलएटी 22 मई को इस मामले पर अपना फैसला सुना सकता है। दरअसल दोस्तों एसएमबीसी ने नर्मदा एविएशन लीजिंग, यमुना एविएशन लीजिंग, जीएएलएमएसएन और जीवाई एविएशन लीज जैसे अन्य लेयर्स के साथ मिलकर पिछले हफ्ते नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की सुनवाई में गो फर्स्ट की स्वैच्छिक दिवालिया याचिका का विरोध किया था। इससे पहले बीते 10 मई को गो फर्स्ट की दिवालिया याचिका को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी कि एनसीएलएटी ने स्वीकार कर लिया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
इमरान खान को सरेआम दी जाए फांसी, पाकिस्तान की संसद में उठी मांग, चीफ जस्टिस पर भी एक्शन की तैयारी। जी हां दोस्तों, पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी और जमानत के बाद से लेकर आज तक पाकिस्तान में बवाल मचा है। यहां की सियासी पार्टियां आमने सामने हैं और लोग सड़कों पर हैं। पाकिस्तान की संसद में आज पीटीआई प्रमुख और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को फांसी दिए जाने की मांग उठी। नेशनल असेंबली में सत्ताधारी गठबंधन में शामिल आसिफ अली जरदारी की पार्टी के सांसद राजा रियाज अहमद खान ने इमरान खान को फांसी दिए जाने की मांग उठाते हुए कहा कि यहूदियों के एजेंट को सरेआम फांसी दी जानी चाहिए, लेकिन अदालतें उनका ऐसे स्वागत कर रही है जैसे कि वह उनके दामाद हो। इसके साथ ही नेशनल असेंबली ने पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति उमर अता बंदियाल के खिलाफ संदर्भ दायर करने के लिए समिति के गठन को लेकर एक प्रस्ताव पारित किया। इस मामले में संसद में निंदा प्रस्ताव लाया जा सकता है। उधर दोस्तों, इमरान खान की रिहाई के खिलाफ पीडीएम ने सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रदर्शन शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, उग्र भीड़ ने वहां अपना कैंप लगा लिया। पाकिस्तान के डेमोक्रेटिक मूवमेंट पीडीएम कई पार्टियों से मिलकर बना संगठन है। इसमें सत्ताधारी पाकिस्तानी मुस्लिम लीग नवाज, जमीयत उलेमाए इस्लाम फजल और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सहित कई पार्टियां शामिल हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर देश भर में बीजेपी चलाएगी विशेष जनसंपर्क अभियान। जी हां दोस्तों, देश में नरेंद्र मोदी सरकार के इस महीने 9 साल पूरे हो रहे हैं। बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के 9 साल पूरे होने के अवसर पर पूरे देश में विशेष संपर्क अभियान चलाएगी। पीएम मोदी 30 मई को एक विशाल रैली के साथ इन संपर्क अभियान का शुभारंभ करेंगे। वहीं दोस्तों, 31 मई को पीएम मोदी की रैली होगी। जानकारी के मुताबिक चुनावी राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में रैली आयोजित हो सकती है। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर हर लोकसभा क्षेत्र में विशेष संपर्क अभियान चलाया जाएगा। बीजेपी का ये अभियान 30 मई से 30 जून यानी कि पूरे 1 महीने तक चलेगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, जम्मू मेडिकल कॉलेज में द केरला स्टोरी को लेकर मारपीट, एक स्टूडेंट घायल, महबूबा मुफ्ती बोली केंद्र सरकार भड़काने वाली फिल्मों को बढ़ावा दे रही है। जी हां दोस्तों, जम्मू के राजकीय मेडिकल कॉलेज में रविवार रात फिल्म द केरला स्टोरी को लेकर स्टूडेंट्स के 2 गुटों में मारपीट हो गई। इसमें फाइनल ईयर का एक स्टूडेंट घायल हुआ है। इसके विरोध में सोमवार को स्टूडेंट्स ने प्रदर्शन किया। दोस्तों, बताया जा रहा है कि जीएमसी के बॉयज हॉस्टल में फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में फिल्म देखने को लेकर कुछ कहासुनी हुई। विवाद इतना बढ़ गया है कि मारपीट हो गई। बीच बचाव करने आए फाइनल ईयर के स्टूडेंट के सिर पर लोहे की रोड से हमला कर दिया गया। उसे 12 टाँके आए। उसका आरोप है कि हमला करने वालों में कुछ बाहर के स्टूडेंट्स भी थे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, यूक्रेन के पायलट्स को ट्रेनिंग देगा ब्रिटेन, जेलेस्की से 2 घंटे बातचीत के बाद सुनक का वादा, रूस बोला इससे नहीं बदलेगा जंग का नतीजा। जी हां दोस्तों, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेस्की सोमवार को ऋषि सुनक से मिलने के लिए ब्रिटेन पहुंचे। दोनों ने 16वीं सदी में ब्रिटेन के बकिंघम में बने एक घर में यूक्रेन को सैन्य और आर्थिक मदद देने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक ब्रिटेन जंग में रूस का सामना करने के लिए यूक्रेन को कई 100 एयर डिफेंस मिसाइल और अटैक के लिए लंबी रेंज वाले ड्रोन देगा। जेलेस्की ने मदद के बदले ब्रिटेन के लोगों को दिल से धन्यवाद दिया। वहीं रूस ने कहा कि ब्रिटेन की मदद से जंग का रुख नहीं बदलने वाला है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, भारत स्थित अफगानिस्तान दूतावास में राजनयिक कादिर शाह की बगावत, तालिबान का नुमाइंदा बनने की कोशिश। जी हां दोस्तों, नई दिल्ली स्थित अफगानिस्तानी दूतावास में ट्रेड काउंसिल रहे कादिर शाह ने दूतावास से बगावत कर दी है। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान का झंडा छोड़ इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान यानी कि तालिबान सरकार का झंडा उठा लिया है। काबुल की तालिबान सरकार से उन्हें भरपूर मदद मिल रही है। इससे अफगानिस्तान दूतावास में अस्थिरता पैदा होने की आशंका बढ़ गई है, जबकि अफगानिस्तान दूतावास ने दूतावास प्रमुख में बदलाव की बात का खंडन किया। दोस्तों, काबुल में तालिबान सरकार आने के बाद अफगानिस्तान के जिन दूतावासों ने तालिबान का दामन थामने से इनकार किया, भारत में अफगानिस्तान का दूतावास उनमें भी एक है। राजदूत फरीद मामूजदाई के साथ दूतावास के तमाम राजनयिक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान का झंडा थामे रहे हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, तुर्की में 28 मई को फिर राष्ट्रपति का चुनाव होगा। कल हुए इलेक्शन में किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। भारत विरोधी एर्दोगन को कमाल गांधी ने रोका। जी हां दोस्तों, तुर्की में रविवार को हुए राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आ गए हैं। जनता ने किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं दिया है। कश्मीर मामले में पाकिस्तान का समर्थन करने वाले रेसेप तैयब एर्दोगन की पार्टी AKP को 49.4% वोट मिले। वहीं तुर्की के गांधी कहे जाने वाले कमाल केलिदगारोग्लू की पार्टी CHP को 45.0% वोट मिले, जबकि सत्ता में आने के लिए किसी भी पार्टी को 50% से ज़्यादा वोट मिलने चाहिए। तुर्की में फरवरी में आए भूकंप के 3 महीने बाद ये चुनाव हुआ था। भूकंप
में 50,000 से ज़्यादा लोगों की जान गई थी। अल जजीरा के मुताबिक लोगों ने इसका जिम्मेदार 20 साल से सत्ता में बैठे राष्ट्रपति एर्दोगन को ठहराया था। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्या शुद्ध सोना यानी कि 24 कैरेट सोने के आभूषण बनाना संभव है या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर जरूर लिखिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।